जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत। आइए हम देखते हैं दोस्तों, सब्जेक्टिव लुसेंट का जो है मध्यकालीन इतिहास में देखेंगे 30वां अध्याय जो कि सल्तनत काल से संबंधित है। तो आइए दोस्तों देखते हैं सल्तनत काल के संबंध में जानते हैं। तो सल्तनत काल में अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजाभिषेक जो है 24 जून 1206 में किया था। तो दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजाभिषेक कब करवाया था? तो 1206 ईस्वी। और राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक का कहाँ? तो लाहौर था, यानी कि राजधानी लाहौर बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की नींव की अगर हम बात करें, कुतुब मीनार की नींव तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। तो कुतुब मीनार की नींव कौन डाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो कि और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? लाखों का दान देने वाला, यानी कि लाख बख्श। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार का नींव, ये जो है मुख्य रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाया गया था। अब है दोस्तों, जैसे कि आइए सबसे पहले देख लेते हैं मंगोल के संबंध में। तो मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी और उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार के मांस खाया करते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था, यद्यपि वे माँ का सम्मान किया करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक 1163 ईस्वी में तेमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान या श्रापित दोनों के नाम से पुकारा जाता है। और चंगेज खां के पिता की अगर हम बात करें तो येसुगाई बहादुर था। येसुगाई बहादुर। अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन की, तो कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार का जो है केवल पहली मंजिल ही बन सका था। यानी कि कुतुब मीनार की अगर हम बात करें दोस्तों, कुतुब मीनार का पहला मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट 4 मंजिला बना दिया। इल्तुतमिश जो उसमें फिर 4 मंजिला बना दिया। फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण चौथी मंजिल नष्ट हो गई। फिर फिरोज शाह तुगलक ने 2 जो है छोटी मंजिलें और बनवा दिया, जिसमें 5 मंजिल हो गई और इसकी ऊंचाई 9 फीट से बढ़कर कुल जो है 234 फीट हो गया। यानी कि कुतुब मीनार की नींव कौन? इल्तुतमिश। इसको पूरा कौन किया था? कुतुब मीनार की नींव हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, पूरा किया था इल्तुतमिश ने। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय में बिजली गिरने से नष्ट हो गया और इनमें जो है 2 मंजिल और बनवा दिया। टोटल जो है 5 मंजिला यह वर्तमान में हो गया। प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय है दोस्तों, इसका ध्वस्त करने वाला ऐबक का ही सहायक सेना नायक था बख्तियार खिलजी। तो नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त कौन किया था? बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया। इसे लाहौर में ही दफना दिया गया। तो दफनाया कहाँ गया? लाहौर में। और मृत्यु कब? तो 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी, जो मात्र 8 महीने तक ही शासन किया। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में कर दी और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया इल्तुतमिश। यानी कि गुलाम वंश संस्थापक कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आराम शाह रहा 8 महीना तक। उसके बाद फिर इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने मुख्य रूप से कुछ काम किए हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण कार्य है इल्तुतमिश का। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। और सबसे पहले शुद्ध अरबी का सिक्का जारी किया, जिसे चांदी का टाका या तांबा का जीतल कहते हैं। इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने ही जारी किया था। इक्ता 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जिसे तुर्कान ए चेहलगानी के नाम से जानते हैं। और सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का दमन भी किया था कौन? तो इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है।
इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। तो यह कैसा तुर्क था? इलबरी तुर्क था, तुर्किस्तान का, जो ऐबक का गुलाम और दामाद भी था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। यानी कि इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के समय कहाँ का गवर्नर था? तो बदायूं का। इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। तो लाहौर से राजधानी कहाँ लेके चला आया? दिल्ली। उसने हौज ए सुल्तानी के निर्माण दिल्ली एक कोहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति भी प्राप्त किया था। तो इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिन्होंने सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त किया था। कब? तो 1229 में। किससे? तो बगदाद के खलीफा से। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में अप्रैल माह में हो गया। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दिया था। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता। इल्तुतमिश के बाद कौन? रुकनुद्दीन फिरोज आया जो कि गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। उसके अल्पकालीन शासक पर उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही। यानी गुलाम वंश संस्थापक कौन हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश के बाद कौन? उसका जो है पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज, जो एक अयोग्य शासक था। शाह तुर्कान से के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। और इस प्रकार दोस्तों रजिया जो है बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। यानी कि प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन हो जाएगा? रजिया बेगम। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा जिसे कावा बोलते हैं और कुल्ला यानी टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकुत को अमीर ए अखूर यानी घोड़े का सरदार भी नियुक्त किया था। तो रजिया ने घोड़े का सरदार यानी कि मलिक ए अखूर किसे नियुक्त किया गया था? यह जो है जमालुद्दीन याकुत को। जमालुद्दीन याकुत गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। तो अब रजिया सुल्तान के बाद कौन आ जाता है? मुइजुद्दीन बहराम शाह। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुआ था। तो रजिया की शादी किसके साथ? अल्तुनिया के साथ हुआ था। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया था लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में कुछ डाकुओं के द्वारा कैथल नामक स्थान पर कर दिया गया। तो रजिया की हत्या कहाँ हुई? कैथल के पास। और रजिया की शादी अल्तुनिया से हुआ था। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद फिर दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। अलाउद्दीन मसूद शाह। बलवंत ने संयंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटा दिया। तो बलवंत जो है अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटा दिया। उसके बाद नासरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। नसरुद्दीन महमूद दोस्तों एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह किया करता था। तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह किया करता था? नासरुद्दीन महमूद। बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलवंत का वास्तविक नाम की हम बात करें तो बहाउद्दीन। तो बलवंत का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। वह इल्तुतमिश का गुलाम भी था। तो बलवंत जो है इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम था। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश भी कौन किया? बलवन ने ही किया था। तुर्कान ए चिहलगानी इसकी शुरुआत कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था लेकिन इसका विनाश बलवन ने किया था। बलवन ने 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलवन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो गयासुद्दीन बलवन के नाम से जो है बलवन 1266 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक एक नया नगर की भी स्थापना की थी। यानी कि सीरी नामक एक नया नगर बसाया था। कौन? तो बलवन ने ही बसाया था। बलवन ने राज दरबार में सिजदा और पेबोस प्रथा की भी शुरुआत किया था। सिजदा और पेबोस प्रथा। बलवन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज जो कि फारसी साल का पहला दिन होता है नवरोज, यह त्योहार प्रारंभ किया था।
और अपने विरोधियों के प्रति इन्होंने लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया। तो लोह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का हो जाएगा बलवन। नासरुद्दीन महमूद ने बलवन को उल्लूग खां की उपाधि दिया था। तो नासरुद्दीन महमूद ने बलवन को कौन सा उपाधि? उल्लूग खां। बलवन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था कि लंबी दूरी तक जो है सेना को आखेट यानी शिकार के बहाने जो है दुरुस्त रखता था। बलवन के दरबार में फारसी प्रसिद्ध कवि था, फारसी के प्रसिद्ध कवि था अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। और गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूस। तो दोस्तों गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? शमसुद्दीन कैमूस। उसके बाद दिल्ली के सल्तनत पर फिर आता है गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश जिसका काल 1290 से 1320 तक। तो खिलजी वंश 1290 से 1320। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो खिलजी वंश की स्थापना कौन किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और इन्होंने अपनी राजधानी किलोखरी बनाया। राजधानी कहाँ? किलोखरी। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने करा मानिकपुर यानी प्रयाग में कर दिया। करा मानिकपुर जिसे प्रयाग वर्तमान में नाम से जानते हैं उसे कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया किसकी हत्या? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि खिलजी वंश के संस्थापक थे। आइए उससे पहले हम देख लेते हैं अमीर खुसरो के संबंध में। अमीर खुसरो अगर हम बात करें, इसका मूल नाम मोहम्मद हसन था। तो अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन। उसका जन्म पटियाली जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास हुआ था। 1252 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? यानी कि अमीर खुसरो के गुरु हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। वह बलवंत से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक दिल्ली सल्तनतों के दरबार में रहा था। इन्हें तूतीय ए हिंद यानी भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। तो अमीर खुसरो भारत का तोता, तूतीय ए हिंद, सितार और तबला का आविष्कार के लिए इसे जाना जाता है। इसे भारतीय संगीत में कव्वाली गायन का प्रचलन भी किया था। कव्वाली गायन का प्रचलन भी कौन किया था? तो अमीर खुसरो ने ही किया था। साथ ही इन्हें कई प्रकार के आधुनिक राग जैसे कि तिलक, साजगिरी, सरपादा आदि को प्रचलित करने का श्रेय भी जाता है। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। तो हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहते हैं? तो यह जो है अमीर खुसरो कहा जाता है हिंदी खड़ी बोली का जनक। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कहा तो करा मानिकपुर में किया था। 22 अक्टूबर 1296 अलाउद्दीन दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, दिल्ली का सुल्तान बनता है। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। अली तथा गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन और अस्थाई जो है सेना की नींव रखा था। यानी कि अस्थाई सेना और नगद वेतन की नींव जो है कौन रखा था? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थाई सेना हुआ करता था। घोड़ा दागने, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था दोस्तों। तो 50% कर दिया था कुल भू राजस्व। इसने खम्स यानी कि लूट का जो धन हुआ करता था, इसमें सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग से बढ़ाकर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काटने का भी आदेश दे रखा था। इसके शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू भी किया था। दक्षिण भारत में विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। तो दोस्तों दक्षिण भारत में विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा था? तो मलिक काफूर को भेजा था। अगर हम बात करें बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए जाने वाला एक नवीन पद था जिसका नाम था दीवान ए रियासत। यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था एवं संचालन भी किया करता था। उसके बाद दूसरा स्थान आता है दोस्तों
शाहना एवं मंडी, यह जो प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक हुआ करता था। उसके बाद है बरीद, जो कि बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षक क्या करता था, निरीक्षण करता था। उसके बाद मनिहान या गुप्तचर था, जो गुप्त सूचना प्राप्त करता था। जमियत खाना मस्जिद, आलाई दरवाजा, शीरी का किला, हजार खंभा महल का निर्माण जो है अलाउद्दीन ने ही करवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसका निर्माण करवाया था? जमियत खाना मस्जिद, आलाई दरवाजा, शीरी का किला, हजार खंभा महल, इस सब का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था दोस्तों। अलाउद्दीन की हम बात करें तो अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता, यानी कि अलाई दरवाजा जिसके निर्माण कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसको जो है इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। देवी अधिकार के सिद्धांत का प्रचलन जो है अलाउद्दीन ने ही किया था। देवी अधिकार के सिद्धांत। सिकंदर ए सानी की उपाधि से अलाउद्दीन ने स्वयं को विभूषित किया, यानी कि स्वयं को सिकंदर एक उपाधि धारण किया था अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी किया करता था दोस्तों। अब है शाहना ए मंडी। शाहना ए मंडी की हम बात करें, यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। और उसके बाद सराय ए अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल तथा अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आया करता था सराय ए अदल में। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख फिरोजशाही से मिलता है। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति के का व्यापक जानकारी प्राप्त होता है वह तारीख फिरोजशाही, जो कि जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखा गया है। खजाइनुल फतुह अमीर खुसरो और रिहला इब्न बतूता तथा फुतुह सलातीन इस्लामी की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो खजाइनुल किसकी पुस्तक है? तो खजाइनुल फतुह जो है अमीर खुसरो का है। रिहला की हम बात करें तो इब्न बतूता का, और फुतुह सलातीन इस्लामी की प्रसिद्ध पुस्तक है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए मुहत्सिब जो कि सेंसर एवं नाजीर जो कि नाप तोल अधिकारी हुआ करता था, इसका महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्व सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। कौन सा भूमि? तो खालसा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर है, एक है चराई कर और दूसरा गढ़ी कर। तो चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। दुधारू पशु पर कौन सा कर? चराई कर। और गढ़ी जो कर था घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के द्वारा 6 बार आक्रमण हुआ था। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा आक्रमण 1298 में सल्दी के नेतृत्व में। तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में। चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में। और पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अलीबेग और तारताक के नेतृत्व में। जबकि छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक और इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु है 5 जनवरी 1316 में। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री एवं पुरुष का संगत पसंद। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा भी करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण किया था। तो दोस्तों मुबारक खान कौन सी उपाधि धारण किया था? तो खलीफा की। मुबारक को वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली का सिंहासन पर बैठ गया। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया था। तो खुसरो खां जिन्होंने मुबारक के वजीर खुसरो खां था, जो कि 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को हत्या कर दिया मुबारक खां की।
हत्या कर दिया और खुसरो खां पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया था दोस्तों। अब है तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश। तो देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश जिसका शासनकाल 1320 से 1398 ईस्वी तक था। तुगलक वंश का शासनकाल 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित कर गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित किया गाजी मलिक ने। इसी का दूसरा नाम तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक है। और पराजित करने के पश्चात 8 सितंबर 5 सितंबर को पराजित किया और 8 सितंबर को दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गए। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीर की जो भूमि है उसे पुनः लौटा दिया। यानी कि अमीर का जो भूमि है इन्होंने फिर पुनः क्या किया, लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं, नहरों के निर्माण करवाए और संभवतः नहर का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान भी था। यानी कि संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक जो है पहला सुल्तान था। गयासुद्दीन तुगलक की हम बात करें तो इन्होंने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर की भी स्थापना किया था। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ था। इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से भी जाना था, छप्पन कोट। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते क्रम में हो गया। तो बंगाल अभियान के लौटते क्रम में किसकी मृत्यु, गयासुद्दीन तुगलक का हो गया था। जूना खां द्वारा निर्मित जो है लकड़ी के महल से गिरने के कारण हो गया। इसकी मृत्यु किस कारण से हुआ था, जूना खां जो एक लकड़ी का महल बनाया था उसी में गिरने से दबकर हो गया था। गयासुद्दीन के बाद उलूग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी ने 1325 ईस्वी में फिर दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक जो है शिक्षित, विद्वान और योग्य शासक था दोस्तों। आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का कुछ महत्वपूर्ण कार्य। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 4 महत्वपूर्ण योजना चलाया था। पहला था कि पहला था दोस्तों दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि, जो कि 1326 से 27 ईस्वी में किया था। दूसरा है राजधानी परिवर्तन, जो 1326 से 27 ईस्वी में किया था। और तीसरा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 में। और खुरासन एवं कराची अभियान, यानी गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में करों की वृद्धि किया, राजधानी का परिवर्तन किया और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, फिर खुरासान एवं कराची अभियान किया था। यह मुख्य रूप से 4 अभियान किसका है, यह है मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो वे अपनी सनक भरी योजना, क्रूर कृत्य एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने का कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु भी कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोही नामक एक नवीन विभाग की भी स्थापना किया दोस्तों। तो अमीर एक कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना कौन किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। क्यों किया था, तो कृषि के विकास के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था, जिसका नाम दौलताबाद रखा था। तो राजधानी का परिवर्तन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो देवगिरी से दौलताबाद किया था। इसका नाम जो है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी किया और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में, दूसरा गर्मी में दिया करता था। कहा जाता है कि डाक प्रबंधों द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल खुरासान से, पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने काशा यानी फरिश्ता के अनुसार, जबकि तांबा बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के भी चलाए थे। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कौन किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि फरिश्ता के अनुसार काशा का हुआ करता था, बरनी के अनुसार तांबे का, जिसके मूल चांदी के रुपया टाका के बराबर हुआ करता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियस्क की संज्ञा दी। तो मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा कौन दिया, तो यह दिया था एडवर्ड थॉमस।
सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबलई खां एवं ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने भी किया दोस्तों। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के जो है कुबलई खां और ईरान के गजन खां नामक जो है एक मंगोल शासक ने भी किया था। अफ्रीकी यानी कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता था जो 1333 ईस्वी में भारत आया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि इब्न बतूता कहाँ का शासक था, तो मोरक्को या अफ्रीकी, और यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दिल्ली आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपना राजदूत बनाकर चीन भी भेजा था। तो इब्न बतूता को सुल्तान ने राजदूत बनाकर कहा चीन भी भेजा था। इब्न बतूता की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इब्न बतूता के प्रसिद्ध जो है पुस्तक है रेहला। रेहला इब्न बतूता के प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन भी है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आगमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा भी है। इसने नगारों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री के सती होने का दृश्य का भी वर्णन किया है दोस्तों। इसके कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी, यानी कि उस वक्त जो है सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेना पड़ता था। यह जो है इब्न बतूता की रेहला की पुस्तक से हमें ऐसी जानकारी प्राप्त होता है। मोहम्मद तुगलक के समय में जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद भी किया था। इस पुस्तक का नाम तूती नामा था, जिसमें एक तोता एक ऐसी विरहनी नायिका की कहानी सुनाता है जिसके पति यात्रा पर गया। मोहम्मद तुगलक ने जीन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान भी प्रदान किया था। तो जैन साधु था जीन प्रभु सूरी, इसे जो है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार में बुलाकर सम्मान भी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 फरवरी 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा नामक स्थान पर गोडाल में हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। तो दोस्तों विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। किसके समय में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमद शाह ने 1347 ईस्वी में बहमनी राज की भी स्थापना किया था। तो यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एमबीटी के समय में दो महत्वपूर्ण राज्य का स्थापना हुआ, एक विजयनगर और दूसरा बहमनी। विजयनगर 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? तो शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन और अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे भी बनवाए थे। फिरोज शाह तुगलक की हम बात करें, फिरोज तुगलक का उत्तराधिकारी थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। फिरोज तुगलक जिसका राज्याभिषेक जो है थट्टा के निकट हुआ, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आया? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जिसका राज्याभिषेक थट्टा के निकट हुआ कब? तो 20 मार्च 1351 ईस्वी को। और पुनः फिर जो है राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को किया था। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई थी। राज व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक कर को समाप्त किया। तो कुल कितना? 24 जो है कष्टदायक करों को इन्होंने समाप्त किया और केवल 4 कर, खराज इसको लगान कहते हैं, खुम्स यानी युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात को वसूलने का आदेश दिया था। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, इसके FST बोलते हैं, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक ने एक नया कर
सिंचाई कर भी लगाया, जो कि उपज का 1/10 भाग हुआ करता था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। 5 बड़ा नहर का निर्माण करवाया फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगर की स्थापना किया। इसमें हिसार, फिरोजाबाद जो दिल्ली के निकट है, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि इसमें प्रमुख है। इसके शासनकाल में खिरजाबाद जो कि टोपड़ा गांव और मेरठ में अशोक के 2 स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नई विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की। तो दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 दास हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक। यानी कि दिल्ली सल्तनत में कोई ऐसा शासक जिसके पास सबसे अधिक दास था तो ये फिरोज शाह तुगलक था। दासों की देखभाल करने के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की। तो यानी कि दासों की इतनी बड़ी जो दास इसके दरबार में था, इसके शासनकाल में था, इसके देखभाल करने के लिए दीवान ए बंदगान की स्थापना किया। इसने सैन्य पद को वंशानुगत भी कर दिया था। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना किया था। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या है? फतुहात ए फिरोज शाही। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण भी प्रदान किया था दोस्तों। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलाइते फिरोज शाही के नाम से अनुवाद भी करवाया था। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा एवं बिख कहा गया। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। तो सितंबर 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाता है। फिरोज का काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। तो कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण दिल्ली में करवाया था कौन? तो फिरोज तुगलक ने। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासरुद्दीन महमूद तुगलक था। अंतिम शासक कौन था? नासरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसके शासन दिल्ली में से पालम तक ही रह गया, यानी कि दिल्ली से पालम तक ही सिमट गया। तैमूरलंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करता है। तो तैमूरलंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में, उस वक्त नासरुद्दीन महमूद तुगलक दिल्ली पर शासन कर रहा था। नसरुद्दीन के समय में ही मलिकुसर्स जो कि पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। जौनपुर भी इसके यहाँ से निकल गया। अब है दोस्तों सैयद वंश। हम बात करें दिल्ली सल्तनत पर, चौथा वंश सैयद वंश है। पहला गुलाम था, फिर खिलजी, तुगलक, उसके बाद चौथा वंश सैयद वंश, जिसका शासनकाल 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक सैयद वंश का। सैयद वंश की अगर हम बात करें तो सैयद वंश के संस्थापक खिरिज खां हो जाएगा। तो खिरिज खां सैयद वंश के संस्थापक हो जाएगा। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके अपने को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा। तो रैयत ए आला। खिरिज खां तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिरिज खां को मुल्तान, लाहौर, दिवालपुर का शासक भी नियुक्त किया था। खिरिज खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को टैक्स भेजा करता था, कर भेजा करता था। खिरिज खां की मृत्यु 20 मई 1421 को हुई। तो दोस्तों सैयद वंश के संस्थापक खिरिज खां, उपाधि इन्होंने धारण सिर्फ जो है किया था रैयत ए आला से ही अपने आप को खुद रखा। खिरिज खां तैमूरलंग का कौन था? सेनापति था। जो भारत लौटते समय तैमूरलंग ने खिरिज खां को मुल्तान, लाहौर, दिवालपुर का शासक नियुक्त किया था और यह शाहरुख को टैक्स भेजा करता था। इसकी मृत्यु 20 मई 1421 को हो गया। खिरिज खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण किया था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था और इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी भी दी गई। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने किया था। तो यमुना नदी किनारे जो मुबारकाबाद शहर, इसकी स्थापना कौन? मुबारक शाह ने किया था। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह हो जाएगा। अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश दोस्तों करीब 37 वर्ष तक चला। कितना वर्ष तक? 37 वर्ष तक। उसके बाद पांचवा लोधी वंश।
तो लोधी वंश की अगर हम बात करें, इसका शासनकाल लोधी वंश का 1451 से 1526, 1526 के बाद फिर मुगल वंश आ जाएगा। आइए हम देखते हैं लोधी वंश। लोधी वंश की अगर हम बात करें तो लोधी वंश जिसके संस्थापक बहलोल लोधी हो जाएगा। तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, वह 19 अप्रैल 1351 ईस्वी को बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली के सिंहासन पर बैठा कौन सी उपाधि से? तो बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को ही दिया जाता। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन किया। बहलोल सिक्का, बहलोल लोदी। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारा करता था बहलोल लोदी ने, और वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा हो जाया करता था। बहलोल लोदी के पुत्र निजाम खां, निजाम खां की अगर हम बात करें तो 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में दोस्तों सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना कौन किया? सिकंदर लोदी। कब? तो 1504 ईस्वी। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन भी सिकंदर लोदी ने ही किया था। यानी कि आगरा शहर की स्थापना, गजे सिकंदरी का प्रचलन, और गुलरुखी जो शीर्षक से फारसी कविता लिखने वाला सिकंदर लोदी ही था, जो कि फारसी में कविता लिखा करता था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। आगरा राजधानी बनाया सिकंदर लोदी। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद भी हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया गया। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों एवं संतों को मजार पर जाने पर भी क्या कर दिया दोस्तों? तो प्रतिबंधित कर दिया। गले की बीमारी कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गया। तो सिकंदर लोदी की मृत्यु कैसे हुआ? तो गले की बीमारी से हो गया। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम यानी कि इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठ जाता है। अगला शासक बन गया इब्राहिम शाह। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहार मुक्ता होली में भाग लिया करता था। दिल्ली के मोट मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री वजीर मियाँ भुइया ने 1505 में बनाया था। तो दिल्ली में जो मोट मस्जिद है कौन बनाया था? मियाँ भुइया। कब? तो 1505 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया, और इस युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण की हम बात करें तो पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। यानी कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण कौन दिया था? दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा था आलम खान, दोनों ने मिलकर दिया था। अब है सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था, यानी दिल्ली सल्तनत के शासन व्यवस्था की हम बात करें तो केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया खुद सुल्तान हुआ करता था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन? सुल्तान था। बलवन और अलाउद्दीन के समय में अमीर प्रभावहीन हो गए। तो अमीर जो है प्रभावहीन किसके समय में? बलवन और अलाउद्दीन के समय हो गया था। अमीरों का महत्वपूर्ण जो है चरमोत्कर्ष पर था लोदी वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस एक खलवत कहा जाता था। तो मजलिस एक खलवत मंत्री परिषद को कहा जाता। मजलिस एक खलवत की बैठक हुआ करता था। तो मजलिस एक खलवत जो कि सल्तनत काल में मंत्री परिषद का को कहते हैं, और इसकी जो बैठक मजलिस एक खास में हुआ करता था। अब है खास बार एक खास। इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मलिकों और अन्य रईसों को बुलाता था दोस्तों। बार ए आजम, इसमें सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा किया करता था। अब है मंत्री और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विभाग, जैसे वजीर, प्रधानमंत्री को वजीर कहा करता था और यह राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था। उसके बाद मुशरिफ ए मुमलिक जो कि महालेखाकार था, जो प्रांत एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखता था। उसके बाद मजमुआदार है जो कि उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। खजीन जो कि कोषाध्यक्ष हुआ करता था। खजीन कौन हुआ करता था दोस्तों? कोषाध्यक्ष।
आलिज ए मुमालिक जो कि दीवान ए अर्ज या सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था। सदर उस सुदूर जो कि धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख था। काजी उल कजात जो कि सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। बरीद ए मुमालिक जो कि गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था। बरीद ए मुमालिक। वकील ए दर जो कि सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल क्या करता था। वकील ए दर। दीवान ए खैरात दान विभाग था। दीवान ए बंदगान दास विभाग और दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग। तो दीवान ए खैरात क्या था, दान विभाग। दीवान ए बंदगान दास विभाग और दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग था। सल्तनत काल में दीवान रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। इसके अध्यक्ष प्रमुख जो है सदर हुआ करता था, जो साधारणतः प्रधान काजी हुआ करता था, और यह जो है न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था दोस्तों। कुछ विभाग है और बनाने वाले सुल्तान, जैसे कि दीवान ए मुश्त खराज जो कि वित्त विभाग था, और यह अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसकी स्थापना हुआ था। दीवान ए कोही जो कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसकी स्थापना होता है। दीवान ए अर्ज जो कि सैन्य विभाग था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग जो बलवन के समय का मुख्य था। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक के समय में स्थापित हुआ था। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक और दीवान ए इस्तिहाक तीनों जो है, दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात, दीवान ए इस्तिहाक, यह जो तीनों का तीनों फिरोज शाह तुगलक के समय स्थापित किया गया था। दीवान ए ईसा नामक विभाग राज के पत्राचार से संबंधित रखता था। तो राज के पत्राचार से संबंधित रखने वाला विभाग था दीवान ए ईसा। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत बरीद कहलाते थे। शासक के समय सबसे ज्यादा विश्वासपात्र लोग ही मुख्य बरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो दोस्तों, लोक निर्माण विभाग की स्थापना कौन किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। यह विभाग नहर और सार्वजनिक भवनों के निर्माण किया करता था। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटे हुए थे। सल्तनत काल जो है अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, और इसे इक्ता कहा जाता था। जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। इक्ता या सूबा। यहाँ के शासक नायब, वली या मुक्ति द्वारा होता था। इक्ताओं को सीकों यानी जिलों में विभाजित किया गया था दोस्तों, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार हुआ करता था, जो एक सैन्य अधिकारी था। अब दोस्तों, राजस्व व्यवस्था। तो उस जो है मुसलमानों से ली जाने वाला एक भूमि कर था। उत्तर क्या था? तो मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भूमि कर था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, खराज। जकात क्या था दोस्तों? जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर जो कि संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था। जजिया की हम बात करें, गैर मुसलमानों पर लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था जजिया। अगर हम बात करें खम्स की, खम्स तो यह लूटे हुए धन खानों यानी कि लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5वां भाग था खम्स, जिस पर सुल्तान का अधिकार था। शेष 4/5 भाग अपने सैनिकों या खजानों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार हुआ करता था। परंतु दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 भाग स्वयं अपने ही ले लिया था। सुल्तान सिकंदर लोदी की हम बात करें तो गड़े हुए खजाना से कोई भी हिस्सा इन्होंने नहीं लिया था। सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था। मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख के लिए अमीर ए सदा नामक अधिकारी हुआ करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। तो दोस्तों, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? ग्राम हुआ करता था। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद या छोटे जमींदार, उसके बाद मुकदम मुखिया होते थे। ग्राम का एक पटवारी भी हुआ करता था। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। खास खेल। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल की हम बात करें, सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोली फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अरोध कहा जाता था।
कुछ जैसे कि 10 अश्वारोही, यह एक सर का खेल हुआ करता था। 10 सर एक खेल एक सिपहसालार था। 10 सिपहसालार पर एक अमीर और 10 अमीर पर एक मलिक, 10 अमीर पर एक खान की नियुक्ति किया जाता था। कुछ ये प्रसिद्ध स्थान है, स्थान और प्रसिद्धि का कारण बताया जा रहा है। जैसे कि सरस्वती, सरस्वती जो अच्छी किस्म के लिए चावल की के लिए स्थान था। अनहिवारा जो है व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता था। सतगांव, ये जो है रेशमी रजाइयों के लिए उस समय जाना जाता था दिल्ली सल्तनत में। आगरा की हम बात करें नील उत्पादन के लिए, बनारस सोना चांदी एवं जरी काम के लिए जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों इक्ता प्रथा को किसने समाप्त किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। इक्ता प्रथा को दोबारा फिरोज तुगलक ने शुरू किया था। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुक्ता बंगाल से मंगाए जाते थे। हाथी बंगाल से मंगवाया जाता था। सल्तनत कालीन कानून की अगर हम बात करें, सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। तो दिल्ली सल्तनत का जो कानून था शरीयत, कुरान, हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। कुरान, हदीस, इजमा और कयास। सल्तनत काल में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए सुल्तान जो है सप्ताह में 2 बार सल्तनत अगर सुल्तान की हम बात करें तो सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारण करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया। क्या कहा गया? मुक्ताई। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था, जिसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने किया था। तो मसाहत की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाता था। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छोड़कर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टके, तांबे के दिरहम पर आधारित था। और देवल की हम बात करें तो सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल। तो देवल क्यों प्रसिद्ध था? अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था सल्तनत काल में। तो दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत है, सल्तनत काल यहाँ पर समाप्त होता है। 30वां अध्याय था। नेक्स्ट अध्याय होगा विजयनगर साम्राज्य, जो 31वां होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो कृपया से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।